नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक टॉपिक को कवर करेंगे। और कल वीडियो नहीं आने का कारण ये था कि मैं यात्रा में थी, इसी कारण से वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। और चलिए आज टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश आर्थिक नीति। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज ब्रिटिश काल में जो अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ थी वो क्या थी, किस प्रकार से थी। तो यहाँ पे है कि अंग्रेजों द्वारा आर्थिक प्रशासनिक नीतियों को लागू करने के दौरान सदैव साम्राज्यवाद के लक्ष्यों जैसे कंपनी के मुनाफे में वृद्धि, विजित क्षेत्रों पर नियंत्रण आदि को ध्यान में रखा गया। तो क्या था अंग्रेजों की आर्थिक नीति के पीछे कारण कि वो अपने साम्राज्यवाद को किस प्रकार से बढ़ावा दे सके, ये मुख्य लक्ष्य था। और साम्राज्यवाद के लक्ष्य क्या थे? तो कंपनी के मुनाफे में वृद्धि करना था, जो उनके क्षेत्र हैं, विजित क्षेत्र हैं, उन पे वो नियंत्रण बनाए रखें और अपने क्षेत्रों को बढ़ाएं, अपने नियंत्रित क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि करें, उसकी एरिया क्षेत्रफल में वृद्धि करें, ये उनका लक्ष्य था। ठीक है, अब यहाँ पे है कि अंग्रेजों की आर्थिक प्रशासनिक नीतियों को जॉन सुलिवन की पंक्तियों द्वारा समझा जा सकता है। तो ये एक अंग्रेज इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा है कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में कार्य करती है जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु को ले लेती है, फिर टेम्स के किनारे पर निचोड़ देती है। टेम्स वहाँ की एक नदी है। ठीक है, तो उन्होंने ये लाइन कहा है। तो जब भी आपको एग्ज़ाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन आए जो कि ब्रिटिश काल की आर्थिक नीतियों पर बात करें या फिर भारत में उद्योगों के ह्रास के बारे में बात करें या उसके प्रभाव के बारे में पूछे, तो आप ये जॉन सुलिवन की इस लाइन को लिख सकते हैं। अपनी भूमिका से पूर्व इस लाइन को आप लिखने के बाद और नीचे जॉन सुलिवन का नाम लिख के अपने आंसर को प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो हिस्ट्री की मैं टॉपिक कवर कर रही हूँ वो दृष्टि आईएएस की जो बुक है बीपीएससी को लेकर, उससे मैं कवर कर रही हूँ। पहले भी ये मैंने बता रखा है। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण कौन कौन से थे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि उपनिवेशवाद है क्या। तो उपनिवेशवाद एक ऐसी संरचना होती है जिसके माध्यम से किसी भी देश का आर्थिक शोषण तथा उत्पीड़न होता है और आर्थिक लाभ के साथ साथ विदेशी जनसंख्या को विदेशी भूमि पर बसाना भी शामिल होता है। अर्थात कोई एक देश जो है वो किसी अन्य देश के साधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर, वहाँ की श्रम शक्ति पर नियंत्रण कर लेता है और उसके साथ साथ उस विदेशी भूमि पर अपने यहाँ के लोगों को बसाता है। और अब बसाने के साथ साथ अपनी नीतियाँ इस प्रकार से नीतियों को इस प्रकार से बनाता है कि उसका आर्थिक शोषण हो सके व उत्पीड़न हो सके। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। अब देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने उपनिवेशवादी व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया और भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश इसी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप बना। ठीक है, पहले अंग्रेज किस लिए आए थे? व्यापार करने ही तो आए थे। उनका प्रत्यक्ष रूप से ये थोड़ी था कि उन्होंने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के पश्चात इस क्षेत्र को विजित कर लिया और यहाँ पे नियंत्रण करने लगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। उनकी पहले क्या थी? बाजारवादी नीति थी उनकी। पहले प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण इंग्लैंड के आर्थिक ढांचे से प्रभावित होते रहे, इसलिए प्रत्येक चरण में गुणात्मक परिवर्तन होते रहे। इसी परिवर्तन के आधार पर ही भारत में उपनिवेशवाद को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब पहले जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी से रिक्वेस्ट किया है, साथ ही साथ ये सुझाव भी दिया है कि जब भी आप वीडियो को सुने तो अपने साथ पेन और पेपर लेके बैठें, है ना। बिना पेन और पेपर के पढ़ाई सही नहीं होगी। आपको साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है, नहीं तो मेंस के टाइम क्या होगा, आपके पास अपने नोट्स नहीं होंगे, आप बुक उठा के बैठ जाएंगे रिवीजन करने, तो बार बार आप बुक को रिवाइज तो नहीं कर सकते हैं कम समय में। इसीलिए बेहतर है कि आप अभी से अपने नोट्स बनाएं और समय समय पर उसमें सुधार करते रहें। चलिए अब देखते हैं उपनिवेशवाद के चरण कौन कौन से हैं। तो इसमें 3 चरण हैं। कौन कौन से? तो पहला है वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण। ये कब से कब तक था? 1757 से 1813 ईस्वी। दूसरा कौन सा है? औद्योगिक पूंजीवादी चरण। ये कब से कब तक था? 1813 से 1858 ईस्वी। और वित्तीय पूंजीवादी चरण ये 1858 ईस्वी के बाद। अगर आप इसके समय काल को गौर करें, इस पर ध्यान दें, तो आपको पता चलेगा कि ये जो वित्तीय पूंजीवादी चरण है वो कब आया? तो ये 1857 की क्रांति के बाद आया। और ये वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण भी कब प्रारंभ हुआ? तो ये महत्वपूर्ण युद्धों के बाद ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आगे देखते हैं आरंभिक चरण, अर्थात ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य भारत से अधिकतम भू राजस्व की वसूली करने के बहाने उसे लूटना था। ठीक है, आगे चलकर अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल के निर्यातक तथा तैयार माल के आयातक के रूप में विकसित किया। अब क्या है कच्चे माल के निर्यातक और तैयार माल के आयातक का अर्थ क्या है? भारत मान लेते हैं कि भारत कच्चे माल का निर्यातक है
और किसको निर्यात कर रहा है? चूंकि वो ब्रिटेन का उपनिवेश था तो इसीलिए ब्रिटेन को निर्यात कर रहा है। ये है भारत और ये है ब्रिटेन, ठीक है। अगर भारत कच्चे माल का निर्यात ब्रिटेन को कर रहा है तो कच्चे माल की कीमत तो बनाए हुए माल से कम ही होगी ना, ठीक है, कम होगी। अर्थात यहाँ पे जो लाभ होगा, विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा, वो कम ही होगा बजाय कि बनाए हुए माल के रूप में। और फिर क्या करें, कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक। अब कच्चे माल तो ब्रिटेन को दे दिया, लेकिन ब्रिटेन में जो माल बना उसको कहाँ निर्यात कर दिया गया? उसको भारत में निर्यात कर दिया गया। तो उससे क्या हुआ, भारत को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़े बजाय कि कच्चे माल के, ठीक है। बने हुए माल की वैल्यू तो हमेशा ज़्यादा ही होगी, तो इसीलिए भारत को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़े। ये अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी, ठीक है। तो यही कह रहा है ये लाइन। आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत स्थित ब्रिटिश उद्योगपतियों द्वारा देश में पूंजी विनियोग की प्रक्रिया आरंभ की गई। इसे भारतीय श्रमिकों पर शोषण के आरंभ का काल कहा जा सकता है। कब? 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, ठीक है, और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, अर्थात 1850 ईस्वी के बाद, और फिर 20वीं शताब्दी अर्थात 1900 की प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, 1901 इस तरह से, उसके बाद से। अब है वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण 1757 से 1813 ईस्वी। ये क्या है कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करती हूँ पहले। ये वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण कब से कब तक है? 1757 से 1813 ईस्वी। और इसको देखते हैं हम लोग कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को प्रभावित करता है। 18वीं शताब्दी में भारत एक विशाल कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ औद्योगिक देश भी था, क्योंकि एशिया और यूरोप के बाजारों में भारतीय कपड़ों और क्या है, एक मिनट, भारतीय कपड़ों की मांग थी, ठीक है। कहाँ? विदेशों में। कृषि एवं उद्योग के संतुलन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी भारत के पक्ष में था, ठीक है, क्योंकि भारत का आयात की तुलना में निर्यात बहुत अधिक था। किंतु भारत के इस बढ़ते व्यापार पर यूरोपीय पूंजीपतियों की कुदृष्टि पहले से ही थी। वे भारत आकर भारतीय पूंजीपतियों से प्रतिस्पर्धा करने लगे, ठीक है, वाणिज्यिक पूंजीवादी के चरण में। अब इसके प्रमुख लक्ष्य क्या थे? इस चरण में क्या थे प्रमुख लक्ष्य अंग्रेजों के? तो इस चरण में कंपनी का प्रमुख लक्ष्य था कि भारत से अत्यधिक पूंजी को एकत्रित किया जाए, और अंग्रेज भारत में न्यायिक व्यवस्था, यातायात, संचार आदि में बिना कोई मौलिक परिवर्तन किए अधिक से अधिक पूंजी अर्जित करना चाहते थे। यानी वो इन क्षेत्रों में छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे, कोई परिवर्तन नहीं लाना चाह रहे थे। उनका बस मूल उद्देश्य था कि बिना किसी परिवर्तन के हम अधिक से अधिक पूंजी अर्जित करें। और क्या है, कंपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शक्ति, व्यापार केंद्र, मिलों आदि के लिए भारी धनराशि एकत्रित करना चाह रही थी। वो क्या चाह रही थी कि उसकी सैन्य क्षमता में वृद्धि हो, उसका व्यापार केंद्र जगह जगह पर बनाया जाए। इसके लिए वो क्या कह रही थी? तो धनराशि बस एकत्र कर रही थी। भारतीय वस्तुओं को कम से कम कीमत पर खरीदना तथा यूरोप में इन वस्तुओं की भारी कीमत पर बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाना उनका लक्ष्य था। आप इन जो भी टॉपिक मिल रहे हैं आपको, जो भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, उसको अपने शब्दों में कॉपी में नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार स्थापित करना, ठीक है। अब क्या है, कंपनी ने इंग्लैंड के व्यापारियों को रिश्वत देकर भारत से दूर रखा। वहाँ के जो व्यापारी थे उनको पैसे ये लोग देते रहे, घूस खिलाते रहे और उन्हें भारत से दूर रखा ताकि कंपनी को मात्र फ़ायदा हो। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही मात्र यहाँ से व्यापार कर सके और यहाँ के संसाधनों पर वो कब्जा कर सके, नियंत्रण कर सके, ठीक है। और क्या है, ताकि वह अपने लक्ष्य को निर्बाध रूप से प्राप्त कर सके। किंतु आरंभ से ही ब्रिटिश उद्योगपति ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। अब वहाँ के जो उद्योगपति हैं उनके माल अगर ब्रिटेन में नहीं बिकेंगे, बजाय कि बाहर के माल बिकेंगे और बाहर की मालों की लोकप्रियता बढ़ेगी, तो उन्हें तो बिल्कुल ही ईर्ष्या तो होगी ही। तो यही सिचुएशन वहाँ चल रहा था, ठीक है। आगे क्या है कि वस्त्रों का फैशन एकाएक बदल गया था। अंग्रेजों के खुरदरे ऊनी कपड़ों की जगह भारत के हल्के सूती वस्त्रों ने ले ली थी। प्रसिद्ध उपन्यासकार डेनियल डिफो की शिकायत थी कि भारतीय वस्त्र हमारे घरों, हमारे कक्षों तथा हमारे शयनागारों में भी प्रवेश कर चुके हैं। पर्दे, गद्दे, कुर्सियां तथा अंत में बिस्तर भी मलमल या भारतीय वस्तुओं के अलावा कुछ नहीं रहे। यानी उनकी ये शिकायत थी कि हर जगह भारतीय माल ही हमें दिखाई पड़ते हैं। और आगे है कि भारत में निर्मित वस्तुओं के ब्रिटेन में विक्रय को कम कराने या समाप्त कराने के लिए ब्रिटिश उद्योगपतियों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला। यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रहा है कि EIC, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस कौन? तो ब्रिटिश के उद्योगपति, ब्रिटेन के उद्योगपति, ये सिचुएशन चल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? तो भारत से कच्चे माल उठा रही थी और ब्रिटेन में वहाँ पे ले जाकर बेच दे रही थी और अपना
कमाई कर रही थी, बहुत ज़्यादा पूंजी एकत्रित कर रही थी। इससे क्या हो रहा था, वहाँ का जो उत्पाद था या फिर वहाँ के जो उद्योग थे वो प्रभावित हो रहे थे नकारात्मक रूप से। उसकी लोकप्रियता, वहाँ के उत्पादों की लोकप्रियता अपने ही देश में घट जा रही थी। ठीक है, आगे कि 18वीं सदी के मध्य तक छापेदार या रंगे हुए सूती वस्त्रों को व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बन चुका था। और हॉलैंड को छोड़कर दूसरे यूरोपीय देशों ने भी भारतीय वस्त्रों के आयात पर या तो प्रतिबंध लगा दिया या उन पर भारी आयात शुल्क लगा दिए। लेकिन इन कानूनों के बावजूद भारत के रेशमी और सूती वस्त्र 18वीं सदी के मध्य तक विदेशी बाजारों में जमे रहे। उन पर भले ही प्रतिबंध लगा दिया गया, भारी आयात शुल्क लगा दिया गया, लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, रेशमी और सूती वस्त्रों की लोकप्रियता में कमी नहीं आई। मगर तब तक नई और विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर ब्रिटेन का वस्त्र उद्योग भी पनपने लगा था। ठीक है, और क्या है कि आगे कंपनी के व्यापारिक संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन 1757 ईस्वी के पलासी युद्ध के पश्चात आया। जो क्वेश्चन मैंने ऊपर पूछा था, जो कमेंट सेक्शन में आपको बताना था, वो उसका आंसर तो यही मिल गया कि 1757 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, पलासी युद्ध। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन इस युद्ध के पश्चात आया। कंपनी ने अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके बंगाल के बुनकरों पर अपनी शर्तें लाद दी। ठीक है, बंगाल के बुनकरों पर वो अपने अनुसार शर्त बना दी उन्होंने, और अपना माल न केवल कम और निर्धारित दामों पर बल्कि घाटे पर भी बेचने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार कंपनी ने भारतीय या विदेशी प्रतिद्वंदी व्यापारियों को बाजार की दौड़ से बाहर कर दिया और बंगाल के दस्तकारों को अधिक मजदूरी या दाम देने से रोके रखा। अब यहाँ पे नोट है कुछ कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए में दे दी थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण के प्रभाव को देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है, अब थोड़ा सा तो पढ़ा जा ही रहा है, उसी को देखते हैं हम लोग कि क्या है उस चरण के प्रभाव। तो ये है कि शिल्पकारों को न्यूनतम जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी भी नहीं दी गई और वे कृषि की तरफ मुड़ने को तैयार हो गए। जब उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी गई तो क्या करें, अपने निर्वाह के लिए उन्होंने मात्र कृषि का सहारा लिया ताकि वो अपनी खाद्य ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि शिल्पकार जो है वो क्या बन गए, तो कृषक बन गए। ठीक है, ये वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण जो कि 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक था, उसके प्रभाव हैं। अब आगे क्या है कि राष्ट्रीय धन का एकमात्र स्रोत कृषि रह गया, क्योंकि उद्योग और शिल्पकारी जो थी वो तो नष्ट हो ही गई थी। ठीक है, और अधिकतर जनसंख्या क्या हो गई, तो कृषि पर निर्भर हो गई। और आगे है कि लगान को प्रतिवर्ष बढ़ाना और उसका बेरहमी से वसूल किया जाना अंग्रेजों की आर्थिक नीति का लक्ष्य था। और भारत से धन का एक तरफा बहिर्गमन इंग्लैंड को होता रहा, जिससे इंग्लैंड की पूंजी में वृद्धि हुई और जिसकी परिणति इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के रूप में हुई। ठीक है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के पीछे कहाँ की पूंजी लगी थी, तो भारत की ही लगी थी। इस चरण में भारत के कुटीर उद्योगों और समृद्ध व्यापार को गहरा धक्का लगा और 1765 से 1771 ईस्वी के बीच बंगाल के राजस्व का अधिशेष जो लगभग 40 लाख पाउंड था, कंपनी ने हड़प लिया। ठीक है, अब आगे क्या है कि एडम स्मिथ ने इस एक पक्षीय वस्तुओं के अधिगमन को तथा भारत से धन की प्राप्ति को लूट की संज्ञा दी है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने क्या कहा कि ये जो एक पक्षीय वस्तुओं का अधिगमन है ब्रिटेन की ओर, उसे क्या कहा, लूट की संज्ञा दी। ठीक है, स्वामियों के अधिकरण को भारत में लुटेरों की नियुक्ति करने वाले अधिकरण की संज्ञा दी। ठीक है, इसको कहीं आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने ये कथन कहा है ब्रिटिश की जो आर्थिक नीतियां थी भारत में उसको लेकर। ठीक है, आगे चलते हैं। औद्योगिक पूंजीवादी चरण जो कि 1813 से 1858 ईस्वी में था, 1858 ईस्वी तक था, उसको देखते हैं क्या था इस चरण में, क्या लूट मचाया अंग्रेजों ने। तो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने उसकी अर्थव्यवस्था तथा भारत के साथ उसके आर्थिक संबंधों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। भारतीय हस्तशिल्प को असल धक्का 1813 ईस्वी के बाद लगा, जब उसके हाथों से विदेशी बाजार ही नहीं छिन गए, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उससे स्वयं भारतीय बाजार भी छिन गए। इस चरण में क्या हुआ, तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीय बाजार को ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के लिए खोल दिया गया और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। अगर आपने 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसको याद नहीं किया है तो आप इस वीडियो के बाद उसको याद करेंगे और फिर उसके नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, लेकिन चाय का जो व्यापार था और जो चीन से व्यापार था उस पर कंपनी का ही एकाधिकार था। ठीक है, अब ब्रिटिश शासन का उद्देश्य अधिक से अधिक राज्यों के को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना हो गया ताकि इंग्लैंड में ब्रिटिश वस्तुओं के उत्पादों को भेजना आसान हो जाए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 19वीं सदी के पहले कुछ दशकों में ब्रिटेन में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक रूपांतर हुआ। आधुनिक मशीनों, कारखाना प्रणाली तथा पूंजीवाद के आधार पर ब्रिटिश उद्योगों का तेजी से विकास और प्रसार हुआ। इस विकास को अनेक कारणों से बल मिला जो इस प्रकार हैं। किस प्रकार है तो देखते हैं।
कि युद्ध और उपनिवेशवाद के द्वारा ब्रिटेन ने अनेक विदेशी बाजारों पर एकाधिकार कायम कर लिया। इससे ब्रिटेन में निर्यातक वस्तुओं का उत्पादन तेजी से बढ़ा, जिससे उत्पादन तथा संगठन के आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग किया गया। अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, लातिनी अमेरिका, कनाडा, चीन तथा सबसे बढ़कर भारत ने निर्यात के लिए असीम अवसर प्रदान किए। ठीक है, किसके लिए? तो ब्रिटेन के उत्पादों के लिए। यह बात सूती वस्त्र उद्योग के लिए खास तौर पर सही थी, जो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का प्रमुख वाहक बन गया। ब्रिटेन ने अब तक व्यापार की एक औपनिवेशिक प्रणाली स्थापित कर ली थी, जिससे औद्योगिक क्रांति को बल मिला। ठीक है, और बदले में औद्योगिक क्रांति ने इस प्रणाली को और भी मजबूत बनाया था। अब आगे क्या है कि उपनिवेश तथा अल्प विकसित देश ब्रिटेन को उनके कारखानों और खदानों के लिए कच्चे माल का निर्यात करते और ब्रिटेन उन्हें अपने कारखानों को तैयार माल को बेचता। यानी यहाँ से जो भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे वो ब्रिटेन को क्या भेजते थे? कच्चा माल भेजते थे। ठीक है, और ब्रिटेन क्या भेजता था? तैयार माल। तो कच्चे माल की तुलना में तैयार माल की वैल्यू तो ज़्यादा ही होगी, है ना। और अगर ब्रिटेन तैयार माल को भेज रहा है तो जो उपनिवेश है वहाँ के तैयार माल की वैल्यू तो वो नहीं रहने देगा, यानी वहाँ के जो बाजार है उसको तो नष्ट कर देगा, है ना। तो यही था सिचुएशन ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों का। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। फिर है कि नई मशीनों और कारखानों में लगाने के लिए देश में पर्याप्त पूंजी जमा हो चुकी थी। इस मामले में अफ्रीका, एशिया, वेस्ट इंडीज और लातिनी अमेरिका तथा ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके नौकरों द्वारा प्लासी युद्ध के बाद भारत से ले जाई गई पूंजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी ओर ब्रिटेन में एक ऐसी सरकार थी जिस पर व्यापारियों तथा उद्योगपतियों का प्रभाव था, इसलिए उसने बाजारों तथा उपनिवेश के लिए दूसरे देशों से जमकर युद्ध किया। जो भी युद्ध होते थे ना ब्रिटेन के, उसका उद्देश्य ही क्या था? मार्केट तैयार करना। ठीक है, अधिक उत्पादन की मांगे प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा पूरी की गई। ब्रिटेन के उभरते उद्योगों ने हरग्रीव्स, वाट, आर्कराइट आदि के आविष्कारों का भरपूर उपयोग किया और इन आविष्कारों तथा भाप की शक्ति का पूरा फायदा उठाने के लिए अब उत्पादन को अधिकाधिक कारखानों तक विस्तारित किया जाने लगा। अब आगे है कि औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटिश समाज में औद्योगिक पूंजीपतियों के एक शक्तिशाली वर्ग के उदय ने भारतीय प्रशासन और इसकी नीतियों पर गहरा प्रभाव डाला। साम्राज्य में इस वर्ग की दिलचस्पी ईस्ट इंडिया कंपनी की दिलचस्पी से बहुत भिन्न थी। अब देखते हैं इसके लक्ष्य क्या थे। औद्योगिक पूंजीवादी चरण कब से कब तक था? तो 1813 से 1858। आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद होना चाहिए और नोट्स तो आपके बनने ही चाहिए वीडियो के साथ साथ, चाहे आपको वीडियो पॉज करके ही क्यों ना सुनना पड़े। ठीक है, आगे है ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चे माल और ब्रिटिश कारखानों में काम करने वालों के लिए खाद्यान्नों की प्राप्ति करना। क्या क्या? तो कच्चे माल प्राप्त करना और जो श्रमिक हैं उनके लिए खाद्यान्न प्राप्ति करना औद्योगिक पूंजीवादी चरण का प्रमुख लक्ष्य था। और क्या है? ब्रिटेन की मशीन निर्मित वस्तुओं के लिए भारत का एक बाजार के रूप में उपयोग करना। ठीक है, अब भारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे तो भारत को रेफरेंस करेंगे, और वैसे तो उनका उद्देश्य था कि उनके जितने भी उपनिवेश हैं वो एक बाजार के तौर पे ब्रिटेन के लिए काम करें। आगे कि भारत में प्रशासनिक, शैक्षणिक, सामाजिक नीतियों में हस्तक्षेप करना तथा उनकी रुचि को ब्रिटिश उपभोक्ता के रूप में परिवर्तित कर देना। ठीक है, उनका मतलब उनके जो उपनिवेश हैं उसका सांस्कृतिक ह्रास करके उनकी इच्छा को ब्रिटेन से प्रभावित होने की उनकी नीति थी कि वो ब्रिटेन के सामान के प्रति ललायित हों और अंग्रेज़ों की तरह अपने साज सज्जा, अपना जो रहन सहन है, पहनावा है, उसको परिवर्तित करें ताकि ब्रिटेन में जो माल निर्मित हो रहे हैं उसका आसानी से निर्यात किया जा सके। ठीक है, लोगों की रुचि में परिवर्तन करना उनका मुख्य लक्ष्य था। उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति भारतीय दस्तकारों के निर्यात पर एकाधिकार होने और भारतीय धन के सीधे सीधे दोहन से इस वर्ग को कोई लाभ नहीं मिला। जब इस वर्ग की संख्या और इसके राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि हुई तो उसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर चोट करना शुरू किया। ठीक है, क्या हुआ? तो जो भारतीय दस्तकार थे जब उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा तो उन्होंने क्या किया? तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर चोट करना शुरू कर दिया। क्योंकि इस वर्ग का मुनाफा व्यापार से नहीं बल्कि कारखानों के उत्पादन की देन थी, इसलिए वह तैयार भारतीय माल के आयात को नहीं बल्कि अपने माल का भारत को निर्यात तथा भारत से कपास जैसे कच्चे माल के आयात को प्रोत्साहन देना चाहता था। यहाँ पे क्या कह रहा है? एक मिनट, यहाँ पे बात हो रही है कि उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति भारतीय दस्तकारों के निर्यात पर एकाधिकार होने और भारतीय धन के सीधे सीधे दोहन से इस वर्ग को कोई लाभ नहीं मिला। जब इस वर्ग की संख्या और इसके राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि हुई, अर्थात जो कि यहाँ से व्यापारी थे, ब्रिटेन के जो व्यापारी थे उनकी बात हो रही है यहाँ पे, तो उसने कंपनी के व्यापारी के अधिकार पर चोट करना शुरू कर दिया। जब ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ ना कंपनी के आर्थिक नीतियों के कारण, तो उसने कंपनी के व्यापारी के अधिकार पर चोट करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ कि इसलिए वह तैयार भारतीय माल के आयात को नहीं बल्कि अपने माल को भारत को निर्यात तथा भारत से कपास जैसे कच्चे मालों के आयात को प्रोत्साहन देना चाहता था। वो चाहता था कि यहाँ
कि जो भारत का जो प्राकृतिक संसाधन है, भारत के जो कच्चे माल हैं, सिर्फ उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण न हो, बल्कि वहाँ के ब्रिटेन के जो अन्य उद्योगपति हैं उन्हें भी लाभ पहुँचे। ठीक है। आगे कि आर.सी. दत्त ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है। एक तो यहाँ पे ये प्रीलिम्स रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल गया आपको कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किन्होंने लिखा है, तो ये आर.सी. दत्त, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं कि क्या लिखा है उन्होंने अपनी पुस्तक में कि 1812 में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री से लेकर कमेटी के प्रयास का उद्देश्य यह पता लगाना था कि उनकी अर्थात भारतीय कारखानेदारों की जगह ब्रिटिश कारखानेदारों को कैसे दी जाए और भारतीय उद्योग की कीमत पर ब्रिटिश उद्योगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो ये आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। इस तरह 1813 ईस्वी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक नीति का निर्धारण ब्रिटिश उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार होने लगा, अर्थात जितनी भी व्यापारिक नीतियाँ थीं वो ब्रिटिश उद्योगों को ध्यान में रखकर बनाई जाने लगी, ताकि उनका कैसे लाभ हो, ब्रिटेन में जो स्थापित उद्योग हैं उन्हें कैसे लाभ मिले, उनकी पूंजी में कैसे वृद्धि हो। तो ये ध्यान में रखकर जितनी भी नीतियाँ थीं वो बनाई जाने लगी। आगे देखते हैं कि प्रभाव क्या हुआ। तो भारतीय हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों का पतन होने लगा, क्योंकि इंग्लैंड के मशीन से बने कपड़ों से भारतीय बुनकर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। इंग्लैंड में जो मशीन स्थापित किए गए थे औद्योगिक क्रांति के बाद, उससे जो कपड़े बनाए जाने लगे, उससे क्या हुआ, भारतीय बुनकर की प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि भारतीय बुनकर अभी मशीनीकरण को नहीं देख पाए थे। ठीक है, और उनके द्वारा बनाए गए कपड़ों की संख्या सीमित थी, वहीं मशीन से बनाए गए कपड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, उनकी गुणवत्ता में भी कुछ परिवर्तन रहा होगा, तो इसी के कारण ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। आगे कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। ठीक है, जिसमें क्या क्या उगाया जाने लगा, नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफ़ी। ठीक है, ये क्यों इसको बढ़ावा दिया जाने लगा, ताकि कच्चे माल का निर्यात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना हो, कच्चे माल के निर्यात निरंतर बनी रहे, इसके लिए भारत में नील, कपास आदि के उत्पादन पर जोर दिया जाने लगा अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो इनके उत्पादन हेतु कृषकों को मजबूर किया गया, साथ ही ब्रिटिश मजदूरों के लिए खाद्यान्न का भी निर्यात हुआ। अब यहाँ का जो खाद्यान्न था, यहाँ की जनसंख्या के लिए जो खाद्यान्न था वो ब्रिटेन के लोगों को निर्यात कर दिया गया। फलतः क्या हुआ, भारत में अकाल और दुर्भिक्ष की बारंबारता बढ़ी। यूरोप से आयातित कलईदार बर्तन एवं एल्यूमिनियम के सामान का प्रयोग भारत में बढ़ा, जिससे भारतीय उद्योगों जैसे पीतल, तांबा आदि को हानि हुई। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में रेल संपर्क हो जाने के कारण सस्ता विदेशी इस्पात एवं लोहा भारत में पहुंच गया, जिससे लोहा गलाने वाले देशी उद्योग वस्तुतः समाप्त ही हो गए। इस तरह गांव और शहर दोनों जगह रहने वाले शिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों तथा लोहारों के व्यवसाय बेकार या नष्ट हो गए और खेती ही एकमात्र उनके लिए विकल्प हो गई। जब रेल का विस्तार हुआ ना, तो क्या हुआ, ब्रिटेन से ही यहाँ लोहा आने लग गया, इस्पात आने लग गया, जिससे यहाँ पे जो लोहार थे या लोहा गलाने वाले लोग थे, जो कुटीर उद्योग थे, वो समाप्त हो गए। और वो क्या हुआ, इनका प्रॉपर जो खानदानी जो रोजगार था वो समाप्त हो गया, और ये क्या हुए, अपनी आमदनी के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर निर्भर हो गए। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि एकमात्र विकल्प कृषि ही बचा था, और उससे क्या हुआ कि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ गया। अधिक जनसंख्या जो है वो क्या करने लगी, खेती करने लगी। अब सभी लोग खेती करने लग जाएंगे तो अचानक से भूमि पर जो दबाव बढ़ेगा ही, है ना। आगे कुल मिलाकर भारतीय व्यापार एवं उद्योग धंधों का विनाश हो गया। ठीक है, और ब्रिटिश कपड़ों के उत्पादकों ने देश को विदेशी कपड़ों से भर दिया और भारत को गरीबी, बीमारी, भूखमरी का घर बना दिया। पहले जो था, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा 1757 से 1813 का जो काल था, उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों का भरमार हो गया था, लेकिन इस काल में, औद्योगिक काल में क्या हुआ, तो भारत में विदेशी कपड़ों का भरमार हो गया था। ठीक है, अब आगे है वित्तीय पूंजीवादी चरण, अर्थात 1858 ईस्वी के बाद जो 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद जो नीति बनी, उसके बाद क्या आया, तो वित्तीय पूंजीवादी चरण। इसमें क्या है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति तथा औपनिवेशिक बाजारों के परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में पूंजी जमा हुई, जिससे उद्योगपतियों की संपत्ति में और भी वृद्धि हुई। इस बढ़ती पूंजी से समाज में दो वर्ग उत्पन्न हो गए, कौन कौन, पूंजीपति वर्ग तथा मजदूर वर्ग। इस बढ़ती पूंजी ने उद्योगपतियों की संपत्ति में वृद्धि करने के साथ साथ मजदूर वर्ग को एकत्रित होने के लिए प्रेरित किया तथा मजदूरों की इस बढ़ती शक्ति से उद्योगपति आशंकित होने लगे। मजदूरों को जब लगा कि केवल जो लाभ है उस पर केवल उद्योगपतियों का ही अधिकार है, तो वो एकत्रित होकर अपने अधिकारों की मांग करने लगे। तो उससे क्या हुआ, उद्योगपति आशंकित होने लगे। यूरोपीय पूंजीपति यह मानने लगे थे कि अब मजदूरों की सौदेबाजी की क्षमता में वृद्धि हो सकती है, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पूंजीपतियों पर पड़ता। दूसरी ओर इस दौरान मार्क्स एवं एंजल्स का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो चुका था, जिसने मजदूरों की शक्ति को बढ़ाने का काम किया। ठीक है, यह वित्तीय चरण केवल बाह्य कारणों से नहीं बल्कि आंतरिक कारणों से भी शुरू किया गया था। अब मार्क्स के द्वारा और एंजल्स के द्वारा, दोनों की ये
जो साथ में उन्होंने संयुक्त रूप से एक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो निकाला था। इसमें क्या कहा गया था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, है ना। तो उससे क्या हुआ, मजदूर जो है उनमें जागृति आई और जो औद्योगिक क्रांति थी उसके कारण जो लाभ हुआ था ना, उस लाभ पर मजदूरों ने भी सोचा कि ये इस लाभ पर हमारा भी हक है, इस लाभ में हमने भी श्रम लगाया है, हमने भी अपना समय लगाया है, इसलिए इस लाभ को हमारे बीच भी वितरित किया जाना चाहिए, न कि केवल इस लाभ पर उद्योगपतियों का हक होना चाहिए। तो इसके कारण पूंजीपति क्या है वो सशंकित हो गए, उन्हें लगा कि अब ये मजदूर जो हैं वो हमारे विरोध में खड़े हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई और क्या हुआ, यह वित्तीय चरण न केवल बाह्य कारणों से नहीं बल्कि आंतरिक कारणों से भी शुरू किया गया था। 1857 ईस्वी का विद्रोह, कंपनी के अधिकारियों की उत्पीड़क लगान व्यवस्था, भारतीय रियासतों को ब्रिटिश क्षेत्र में विलय, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की विस्तार नीति, भारतीय परंपरागत उद्योगों का पतन आदि का परिणाम था। यद्यपि इस विद्रोह को दबा दिया गया, किंतु ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आम जनता की नाराजगी स्पष्ट हो गई, इसलिए अंग्रेजों द्वारा स्थापित औपनिवेशिक नीतियों में परिवर्तन आवश्यक हो गया था। ठीक है, अब इस चरण के लक्ष्य क्या थे, तो भारत को अंग्रेजों द्वारा मुनाफे की ओर बढ़ाने के लिए ब्रिटिश पूंजी का निवेश, व्यापारिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक हो गया तथा इसी क्रम में रेल लाइनों का जाल, सड़कों का विकास, डाक तार एवं संचार के साधनों का विकास आदि भारत में किया गया। ठीक है, और अंग्रेजों ने इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भिन्न भिन्न कार्य किए, जैसे तो ब्रिटेन द्वारा भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूंजी का निवेश सार्वजनिक ऋण के रूप में किया गया। ठीक है, और क्या है आगे देखते हैं। तो और था कि ब्रिटिश पूंजी का निवेश रेल निर्माण में किया गया ताकि कच्चे माल का जो पहुंच है वो ब्रिटेन तक अच्छे से हो सके और ब्रिटेन से क्या किया जा सके, सामान का जो बनाए गए निर्मित वस्तुएं हैं उनको भारत में भेजा जा सके। इसके लिए क्या किया गया, रेल निर्माण किया गया, सुगमता यातायात के जो साधन है उसको विकसित किया गया, ये चीज़ है मेनली। ठीक है, कनेक्टिविटी को आसान किया गया। साथ ही सरकार से 5% ब्याज की गारंटी भी दी गई ताकि संचार साधनों का निर्माण किया जा सके। आगे है कि बैंकिंग व्यवस्था का विकास किया गया तथा इन बैंकों के मुख्यालय भारत से बाहर रखे गए ताकि औद्योगिकरण पर नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, और इस चरण में प्रबंधन एजेंसियों को अपनाया गया ताकि भारतीय पूंजी पर प्रभुत्व बना रहे। इस प्रबंधन एजेंसी द्वारा विभिन्न औद्योगिक एवं कल कारखानों में वृद्धि के साथ साथ पूंजी एकत्रित करने का काम किया जाता था। अब इसके प्रभाव क्या हुए ये भी हम लोग देखते हैं कि 18वीं सदी के अंत तक भारत की राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा भारत से बाहर भेजा गया था, किंतु वास्तविक दोहन इससे भी अधिक था क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों के वेतन एवं अन्य आय तथा अंग्रेज व्यापारियों के व्यापारिक लाभ का बड़ा हिस्सा इंग्लैंड को जाता था। ठीक है, क्या था कि भारत की राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा तो भेजा ही गया, साथ ही साथ वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके वेतन भी भारत से ही दिया जाता था, उनके खर्चे भी भारत के राजस्व से ही उठाए जाते थे। तो वास्तविक जो खर्च था ना, जो वास्तविक दोहन था भारत से पूंजी का, पैसे का, वो बहुत अधिक था, ये यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, आगे की इस व्यवस्था से भारत का निर्यात आयात की तुलना में बहुत बढ़ गया था जिसका कोई लाभ भारतीयों को नहीं मिला। इस अत्यधिक दोहन के परिणाम इस प्रकार हैं, जैसे अंग्रेजों ने भारत में अपना व्यापार बढ़ाया किंतु इस पूंजी निवेश से भारत का औद्योगिक विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उनके व्यापार तो बढ़े लेकिन पूंजी जो क्रिएट की गई, पूंजी जो प्राप्त हुई ना, उससे भारत में कोई भी विकासात्मक कार्य नहीं किए गए, वो पूंजी सीधा सीधा ब्रिटेन को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, तो इससे भारत को कोई लाभ नहीं हुआ। आगे भारत को सार्वजनिक ऋण पर ब्याज एवं लाभांश देने को विवश किया गया जिससे भारत का आर्थिक दृष्टिकोण निर्बल हुआ और अंग्रेजों ने स्वयं को सभ्य बताकर स्वशासन एवं लोकतंत्र के लिए भारतीयों को अयोग्य घोषित कर दिया था। ठीक है, और अंग्रेजों ने उपनिवेशवाद विरोधी विचारों को रोकने के लिए आधुनिक समाज, संस्कृति एवं राजनीतिक जागरूकता को नहीं फैलने दिया। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में शिक्षा का विकास नहीं हो पाया। ठीक है, और यहाँ पे जो बताया कि अपने आप को स्वयं को सभ्य बताया था उन्होंने, तो यहाँ पे श्वेत भारत के सिद्धांत को उन्होंने प्रचलित किया था कि अंग्रेज ही मात्र सभ्य हैं और उन पर ये दायित्व है प्रकृति के द्वारा कि वो बाकी जो जातियाँ हैं, बाकी जो समूह है, मानव समूह है या अन्य जो लोग हैं अंग्रेजों के अलावा, अन्य जो निर्जातीय वर्ग हैं, उन्हें सभ्य बनाने का जिम्मा, उन्हें सभ्य बनाने का ठेका किन्हें दिया, प्रकृति ने, तो अंग्रेजों को। तो ये यहाँ पे श्वेत भारत का सिद्धांत अंग्रेजों ने फैलाया था। ठीक है, तथाकथित रूप से सभ्य लोग जो कि बच्चों तक को सूली पे चढ़ा देते थे, ऐसे सभ्य लोग थे ये। आगे है कि वित्तीय चरण में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक हितों की पूर्ति की जा रही थी। समाज क्या था, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज से ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था थी और वहाँ की जो सामाजिक हित थे उसकी पूर्ति की जा रही थी। होना तो ये चाहिए था कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, भारत की जो पूंजी थी, भारत के जो पैसे थे, उसका उपयोग कहाँ होना चाहिए था, तो भारतीय समाज के विकास में, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के स्वास्थ्य, यहाँ के अवसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण पर लगाया जाना चाहिए था वो पूंजी। लेकिन हो क्या रहा था, अंग्रेज
ब्रिटेन में ले जा रहे थे भारत से पैसा, ठीक है, और वहाँ की सड़कें चमका रहे थे और वहाँ भवन निर्माण कर रहे थे, वहाँ अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रहे थे, ठीक है, जिसके कारण भारत उद्योग एवं समाज में अन्य देशों से पिछड़ गया। किंतु ब्रिटिश उपनिवेशवाद से भारतीय हितों तथा भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसने एक मजबूत एवं सुदृढ़ राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। क्या कह रहा है कि ब्रिटेन की जो आर्थिक नीतियाँ थी, ब्रिटिश की जो आर्थिक नीतियाँ थी, उसके दोहन को जब भारतीयों ने समझा तो उसके कारण ही क्या हुआ, एक मजबूत एवं सुदृढ़ राष्ट्रीय आंदोलन जागृत हुआ, ठीक है। यहाँ की चेतना में विकास हुआ, उन्हें यह भान हुआ कि अंग्रेज किस प्रकार भारतीयों को लूट रहे हैं। तब उन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन को जगाया, एक राष्ट्रीय आंदोलन को आकार दिया, ठीक है। तो ये था आज का ब्रिटिश जो टॉपिक था, ब्रिटेन की आर्थिक नीतियाँ, उसको हम लोगों ने देखा। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भू राजस्व व्यवस्था। और इस टॉपिक से अर्थात ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के जो टॉपिक है उससे पूर्व दो और टॉपिक थे, ठीक है। एक था किसान से रिलेटेड टॉपिक था और दूसरा था सामाजिक सुधार, ठीक है। किसान आंदोलन था पहला और दूसरा था सामाजिक सुधार। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, इसलिए मैंने वो टॉपिक कवर नहीं किया है। और अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं वो टॉपिक कवर कर दूँगी। और फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही था। अगले टॉपिक में हम लोग भू राजस्व व्यवस्था को देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज टॉपिक मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं फ्रेम करके ग्रुप में डाल दूँगी और कम्युनिटी सेक्शन में भी इसको डाल दूँगी। और आप लोग कोशिश करें कि वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाएं और साथ ही साथ जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको भी लिखने का आप लोग प्रयास करें, ठीक है। इससे आपकी जो आंसर राइटिंग करने की जो फियर है, जो डर है, वो दूर होगा। प्रारंभ में सबके आंसर ख़राब ही रहते हैं, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। मेंस में समय है, आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं मेंस के लिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलती हूँ आपसे भी से अगले वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए आप ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।